मुस्लिम लीडरशिप क्राइसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप मुस्लिम सोसाइटी में जाएं, लोगों के बीच में उठे बैठे, तो जो अवाम है, जो आम मुसलमान है, उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ गई है कि मुसलमानों के पास कोई लीडरशिप नहीं है। हमारे पास ट्रेडिशनली एक लीडरशिप के तौर पर या तो उलेमा इकराम है, या दूसरी तरफ जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो उनमें मुस्लिम, उनको हम अपना लीडर मानते रहे, लेकिन वो डिलीवर करने में नाकामयाब रहे, ऐसा अवाम का आमतौर पर मानना है। मुसलमान ये मानता है कि उसकी जो रिलीजियस लीडरशिप है, उनके साथ उनके अकीदे को उन्होंने प्रोटेक्ट किया हो, लेकिन जहां तक सियासी उनकी लीडरशिप की बात है तो उलेमा इकराम भी फेल रहे, ऐसा अवाम का मुसलमानों का मानना है। क्योंकि अगर आप जाएंगे, सर्वे करेंगे, तो ये बात सामने आपके करके आ जाएगी कि क्या हुआ एक्चुअल में। मुस्लिम लीडरशिप की क्राइसिस की अगर बात की जाए तो एक 1947 में देश का पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो कि जमीयत उलमा हिंद की शक्ल में थी, और मुसलमानों के जो लीडर्स थे, खास करके जो उलमा इकराम थे, वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। और एक क्लास जो था, जो कि इलीट मुस्लिम क्लास था, जिसमें कि नवाब थे, जो फ्यूडल्स थे, या जो मॉडर्न एजुकेटेड थे, उनके हाथ में लीडरशिप जो थी वो मुस्लिम लीग की लीडरशिप थी। और मुस्लिम लीग पार्टीशन के लिए आंदोलन कर रही थी जिन्ना के नेतृत्व में, इसलिए मुसलमानों को जो पढ़ा लिखा तबका था, मैक्सिमम ज्यादातर उनकी मेजॉरिटी जो थी वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चली गई। अब यहाँ पे क्राइसिस आई। जो मुस्लिम लीडर्स बचे वो या तो उलेमा इकराम थे, और या जो है कांग्रेस के कुछ मुस्लिम लीडर थे, जैसे कि मौलाना आजाद और फखरुद्दीन अली अहमद। इस तरीके से अगर आप देख सकते हैं तो मुसलमानों की लीडरशिप थी, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप इंडिपेंडेंट तौर पर ग्रो नहीं कर पाई। और 1952 में लखनऊ में जमीयत उलमा हिंद, जो कि एक बड़ी तंजीम थी, और अगर आप देखें तो ये सीनियर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस से। आरएसएस का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1925 में, और जमीयत उलमा हिंद की जो फाउंडेशन होती है वो 1918 की है। तो अगर आप जमीयत उलमा हिंद को देखें तो 7 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, बट 1952 में लखनऊ के अपने अधिवेशन में आने के बाद, सेशन में, वो ये कहते हैं कि हम अब पॉलिटिक्स से बाहर हैं, हमारा काम एजुकेशनल और सोशल वेलफेयर का है, हम आप पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं करेंगे, और मुसलमानों की लीडरशिप को छोड़ दिया जाता है। अब मुसलमान कांग्रेस का एक वोट बैंक बन करके उभर करके सामने आता है। नेक्स्ट 40 to 50 इयर्स मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है, कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स होते हैं, और बाद में जब बाबरी मस्जिद का इशू पूरा उभर करके सामने आता है, खास करके शाबानों के बाद से लेकर के बाबरी मस्जिद के शिलान्यास तक, अगर आप देखें तो धीरे धीरे मुसलमान कांग्रेस से अलग होता चला गया, और फिर मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो कांग्रेस से निकल करके, और जो नए युवा थे, जो यूथ थे, वो समाजवादी पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, इन जैसे जो रीजनल पार्टीज थी, जो कि मंडल की राजनीति से निकल करके आई थी, इनमें शामिल हो जाता है, और इस तरह की एक रीजनल मुस्लिम लीडरशिप उभर करके सामने आती है। हालांकि इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा मुसलमानों का, बहुत सारे लोग विधायक, सांसद बने, लेकिन ग्राउंड पे मुसलमानों की जो एजुकेशनल कंडीशन थी, जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, जो उनके गवर्नमेंट सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन था, या जो उनके साथ एक मेल ट्रीटमेंट चला आ रहा था, वो कहीं नहीं रुका। कम्युनल वायलेंस वैसे ही होते रहे, दंगे वैसे ही चलते रहे। तो हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या रीजन रहे जिनके चलते मुस्लिम लीडरशिप भारत में उभर करके सामने नहीं आ पाई। और आज मुस्लिम लीडरशिप की जो क्राइसिस है वो सबसे बड़ी ये है कि उनके पास अपनी कोई भी लीडरशिप नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार कोशिश कर रही है कि एक पार्टी मुसलमानों की हो, मुस्लिम लीडरशिप की हो, जिसमें वो मुस्लिम इश्यूज को एड्रेस कर सकें, उनके कुछ सोल्यूशन निकाल सकें, लेकिन अभी उनकी प्रेजेंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो बहुत कमजोर है। वो ज्यादातर इलेक्शन में आप देखेंगे 2 से 3% वोट भी अभी उनको अचीव करने में प्रॉब्लम्स हैं। तो मोटे तौर पर अगर आप देखें तो मुसलमानों की जो पॉलिटिक्स अभी भी हो रही है वो एंटी बीजेपी, कांग्रेस या उससे निकली जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ अपने वोटों की ट्रांसफरिंग के साथ लिमिटेड है। कुछ उनके अपने लीडर्स हैं जो कि उनके मुस्लिम फेस हैं, जिनके जरिए से कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो उनके मेजर इश्यूज हैं उन पर उनका क्या स्टैंड होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पार्टी का प्रमुख उसका क्या नजरिया है, वो कैसे चीजों को देखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें चंद्रबाबू नायडू को, तेलुगु देशम को मुसलमान वोट करते रहे आंध्र प्रदेश में, पहले से वोट करते रहे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या नजरिया रहा वो आपको मालूम है। और ठीक
वही लाइन उनकी पार्टी के जो मुस्लिम लीडर्स हैं ज्यादातर ने अडॉप्ट की है। तो हम आने वाले कुछ वीडियोस में इन सारे इश्यूज पर आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि कमेंट के जरिए से आप अपने सुझाव देंगे कि जो मुस्लिम लीडरशिप की क्राइसिस है और उसके कितने पहलू हैं, क्यों ये प्रॉब्लम है और इसके पीछे क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जिसने मुस्लिम लीडरशिप को उभरने नहीं दिया। और आज मुसलमान इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां पर पॉलिटिकली अवेयरनेस बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एक तरीके का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी समाज को, आप ब्राह्मण समाज को देखें, वो एक दौर में कांग्रेस को पूरी तरीके से वोट करता था, आज बीजेपी के साथ खड़ा है। और आप उसको वोट बैंक कह सकते हैं, आप इसे अपने इंटरेस्ट का सेफगार्डिंग कह सकते हैं। ठीक, मुसलमान भी 40 साल तक कांग्रेस के साथ 50 साल रहा, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को कितना सेफ कर पाया, गवर्नमेंट में उसका प्रेजेंटेशन कितना रहा, कम्युनल वायलेंस के शिकार मुसलमान ही क्यों होते रहे, बाबरी मस्जिद का मैटर आपके सामने आया, फिर शाबानों से लेके वक्फ बोर्ड, ट्रिपल तलाक, वो सारे इश्यूज आपके सामने हैं। तो हम इन सारे इश्यूज के साथ आने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या रीजन रहे कि मुस्लिम लीडरशिप क्यों नहीं उभर पाई, क्या इसके पीछे कोई सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट था, फैक्टर था, या मुसलमान खुद इनकैपेबल था, या मुस्लिम उलेमा जिन्होंने मुस्लिम क़यादत का एक रोल प्ले किया बैकडोर के साथ, क्या उनके अपने इंटरेस्ट थे। इन सारी चीजों को जानेंगे, समझेंगे अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग टॉपिक में, क्यों ऐसी सिचुएशन उभरी कि आज मुसलमान लीडरशिप उसके पास नहीं है, उसके पास कोई अपनी क़यादत नहीं है।